नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसी ही नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। आज दफ्तर में राकेश भाई साहब का फ़ोन आया था। जूतों के फीते खोलते हुए अरुण ने अंजलि को बताया। वे कोई खास बात कह रहे थे। कहते हुए अंजलि की आवाज़ में फ़ौरन अजीब सा खिंचाव पैदा हुआ। वे और सुमन भाभी शनिवार को यहाँ दिल्ली आ रहे हैं। किसी खास वजह से आ रहे हैं। कहते हुए अंजलि के माथे पर बल पड़े। हाँ, भाई साहब अपना चेकअप यहाँ के किसी बड़े अस्पताल में कराना चाहते हैं। सप्ताह भर रुकेंगे। तुम शिखा और सोनू के कमरे में उनके रहने की व्यवस्था कर देना। शिखा ड्राइंग रूम में सो जाया करेगी और सोनू हमारे पास। अंजलि अपने जेठ जेठानी के इस तरह रहने आने पर ऐतराज़ प्रकट करना चाहती थी, लेकिन कर न पाई। कुछ महीने पहले ही उसके जेठ राकेश की हालत रक्तचाप बहुत बढ़ जाने के कारण बिगड़ गई थी। सहारनपुर के एक नर्सिंग होम में उन्हें भर्ती रहना पड़ा था। डॉक्टरों ने रक्तचाप नियंत्रण में न रहने की स्थिति में दिल पर बुरा प्रभाव पड़ने की आशंका जताई थी। अब वे अपना इलाज कराने के लिए दिल्ली आना चाहते थे। अगर मामला स्वास्थ्य संबंधी न होकर कुछ और रहा होता तो अंजलि यकीनन उनके अपने घर आने को लेकर ऐतराज़ प्रकट करती। फिलहाल उसने अपने अधरों तक आए विरोध व शिकायत के शब्दों को भीतर ही दबा लिया। वैसे भी उनके दिल में जेठ के नहीं बल्कि जेठानी सुमन के प्रति नफरत व गुस्से के भाव व्याप्त थे। उसकी शक्ल तक देखना अंजलि को गवारा न था। अतीत में घटी सिर्फ एक घटना के कारण उसने जेठानी को सदा के लिए अपना पक्का दुश्मन मान लिया था। बच्चों के इम्तिहान सिर पर आ गए, उन्हें ज़्यादा दिन नहीं रुकना चाहिए। शिकायती भाव से सिर्फ ऐसा कहकर अंजलि रसोई में चाय बनाने चली गई। अरुण अपनी पत्नी के मनोभाव समझ रहा था। सुमन भाभी के प्रति अंजलि के मन में जो नफरत भरी हुई थी उसके लिए वह अपनी पत्नी को दोषी भी नहीं मानता था, लेकिन बड़े भाई को घर आकर ठहरने के लिए इनकार करना भी उसके लिए संभव ना था। ऐसी बेरुखी दिखाने के संस्कार उसके अंदर मौजूद नहीं थे। वह तो बस इतना चाह रहा था कि भैया भाभी के आने पर कोई अनहोनी ना घटे। सुमन भाभी के कारण अंजलि अतीत में बहुत अपमानित हुई थी। कहीं घर आई भाभी से बदला लेने की कोशिश तो अंजलि नहीं करेगी? इस सवाल ने अरुण को बहुत बेचैन व परेशान कर दिया। अंजलि सुमन को अपने घर में मेहमान के रूप में नहीं देखना चाहती थी। इससे वह जबरदस्त तनाव का शिकार हो गई। शनिवार के दिन उसके लिए बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो गया। दोपहर को 3 बजे जब राकेश व सुमन सहारनपुर से उनके घर पहुंचे तब उनके खाने के लिए रसोई में सिर्फ पीले चावल तैयार थे और वे भी अरुण ने बनाए थे। इस कारण अरुण जरूर मन ही मन शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, लेकिन अंजलि के दिल में ऐसा कोई भाव नहीं था। जेठानी के लिए उसके दिल में प्रेम व आदर सम्मान का अभाव था और इस कारण बीमारी की हालत में उनके लिए खाना तैयार करने की उसने कोई जरूरत ही नहीं समझी। अरुण को सुमन का संतुलित व्यवहार देखकर अवश्य हैरानी हुई। अंजलि की बीमारी व घर में फैली अव्यवस्था देखकर उसकी आंखों में पल भर को भी शिकायत या नाराजगी के भाव नहीं उभरे, बल्कि वह तो सफ़र की थकावट नज़रअंदाज करके बच्चों व बड़ों की भूख मिटाने को रसोई में घुस गई थी। वह ढेर सारे फल लाई थी। आनन फानन में उन्होंने फलों की चाट तैयार करके सबके सामने पेश कर दी। फिर अंजलि वह अपने लिए चाय बनाई। भाभी ने बहुत प्रेम से आग्रह करके चाय के साथ अपनी देवरानी को बिस्कुट भी खिला दिए। अंजलि को सुमन का मीठा व अपनता भरा व्यवहार चुभ रहा था। अपनी गरज से आई है तो कितनी मीठी बन रही है। इनकी मुस्कुराहट के पीछे कितना जहर छिपा है क्या मैं नहीं जानती? मन में ऐसे विचारों की उथल पुथल के चलते अंजलि का सिर दर्द और ज़्यादा बढ़ गया। शाम को सुमन सोनू को लेकर बाजार चली गई। कई तरह की सब्जियां व पनीर खरीद कर लाई। रात के भोजन में मटर पनीर की सब्जी के साथ गर्मा गर्म पराठे बनाकर उसने सबको खिलाए। उसकी जिद के सामने मजबूर होकर अंजलि को भी एक पराठा खाना पड़ा। सोने से पहले अरुण ने अंजलि के सामने अपने मन की हैरानी प्रकट की। सुमन भाभी तो बहुत बदल गई। इतने सहज ढंग से उन्हें हंसते बोलते हुए काम करते तो मैंने कभी नहीं देखा। कैसे आ गया उनमें इतना बदलाव? इस पर अंजलि ने बुरा सा मुंह बनाते हुए जवाब दिया, उनका इस कदर हंसना बोलना सिर्फ नाटक है। उनका असली जहरीला स्वभाव तो सहारनपुर में नजर आता है। जब
सीधे मुंह बात तक नहीं करती। अपने काम से आई है सो पैसे भी खर्च कर रही। अपने घर में तो सादा पानी का गिलास देने तक में उन्हें इतना जोर पड़ता है। मुझे धोखा नहीं दे सकती आपकी भाभी, मैं इनकी रग रग से वाकिफ़ हूँ। अंजलि की आंखों में नफरत के भाव जागे। वह आगे बोली, जानबूझकर झूठ बोलकर उन्होंने मेरा सरेआम अपमान किया था। उन्हें माफ़ करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उनका दिया जख्म मेरे सीने में सदा हरा रहेगा। कुछ देर बाद अरुण तो सो गया, लेकिन अंजलि 8 वर्ष पुरानी घटना की यादों में उलझ गई। तब उसकी शादी हुए करीब 3 महीने बीते थे। जिस घर में वह मंझले बेटे की दुल्हन बनकर आई थी, उस घर में उसे भरपूर खुशियां मिली थी। सास ससुर, देवर, ननंद व जेठ उसकी बहुत प्रशंसा करते। सिर्फ जेठानी ही थी जिनके हाव भाव देखकर उसे अक्सर ऐसा महसूस होता जैसे वे अंजलि को पसंद नहीं करती। अंजलि ने उनके मनोभाव का विश्लेषण करने की कोशिश की तो इस नापसंदगी के कुछ कारण उसकी समझ में आए। अंजलि के मायके वाले सुमन के मायके वालों से बेहतर स्थिति में थे। अंजलि ज़्यादा पढ़ी लिखी व खूबसूरत भी थी। अच्छी शिक्षा ने उसके व्यक्तित्व को ज़्यादा प्रभावशाली व आकर्षक बना दिया था। उसके द्वारा लाया दहेज देखकर तो पूरे मोहल्ले वालों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। इन सभी कारणों से जेठानी सुमन उससे ईर्ष्या करने लगी थी। अंजलि आपसी संबंधों में तनाव नहीं चाहती थी, परंतु जेठानी गली मोहल्ले और रिश्तेदारों में अंजलि को बुरा बताती। रिश्तेदार भी जेठानी जी की बातों पर विश्वास करते, क्योंकि वह घर की बड़ी बहू जो थी। इसका नतीजा यह भी निकला कि घर वालों, रिश्तेदारों व पड़ोसियों की नज़रों में सुमन खलनायिका बनकर रह गई। अंजलि की जेठानी सुमन बरसों से अपनी रसोई अलग करने की फिराक में थी और उसने अपनी अलग रसोई कर भी ली थी, लेकिन इसका सारा इल्ज़ाम अंजलि पर डाल दिया कि वह तो अंजलि की वजह से अलग हुए। उसका व्यवहार ठीक नहीं है। अंजलि की जेठानी सुमन सभी रिश्तेदारों में बेचारी बन गई और सारा इल्ज़ाम अंजलि के सिर थोप दिया। और सभी रिश्तेदारों ने यह मान भी लिया, क्योंकि सुमन तो सबकी नज़रों में एक आदर्श बहू। नई शादी होकर आई अंजलि में ही सबको खोट नज़र आ रहा था। अंजलि की जेठानी सुमन अक्सर यही कहती थी कि हम देवर देवरानी की वजह से अलग हुए, वरना हम तो संयुक्त परिवार में रहकर ही खुश थे। हम कभी नहीं चाहते थे कि बंटवारा हो। पढ़ी लिखी अमीर बाप की बेटी अंजलि ने ही बंटवारा करवाया, यानी एक तीर से 2 निशाने। दिल्ली आने से पहले अंजलि सहारनपुर में लगभग 3 साल संयुक्त परिवार में रही। फिर देवर की शादी हुई। अंजलि के पति की नौकरी लग गई और वह उसके साथ दिल्ली आ गई। इतने सालों में अंजलि का व्यवहार जेठानी के प्रति हमेशा नफरत भरा ही रहता था। रहता भी क्यों ना, अनपढ़ बेचारी सी दिखने वाली जेठानी ने बड़ी ही चालाकी से सारी जिम्मेदारियों से पीछा भी छुड़ा लिया और बुराई अंजलि के गले में डाल दी। मन में बसी गहरी नफरत के कारण अंजलि सुमन के साथ कभी सहज व्यवहार नहीं कर पाई। उस घटना के दिन से आज तक अंजलि जेठानी से नफरत करती आई थी। आज जेठानी का बदला व्यवहार उसे बिल्कुल प्रभावित न कर सका था। वह जितनी जल्दी उसकी आंखों से दूर होकर सहारनपुर लौट जाए उतना अच्छा होगा। अतीत की ऐसी यादों में डूबकर अपना खून जलाती अंजलि देर रात सो नहीं पाई थी। सुमन भाभी ने अगले दिन सबको वे उपहार दिए जो सहारनपुर से लाई थी। शिखा को अपनी गुलाबी फ्रॉक बहुत पसंद आई। सोनू रिमोट कंट्रोल से चलने वाला हवाई जहाज पाकर फूला नहीं समाया था। अंजलि के लिए साड़ी व चूड़ियाँ लाई थी। अरुण के लिए आसमानी रंग की कमीज थी, यह उसका पसंदीदा रंग था। सभी उपहार महंगे व अच्छी किस्म के थे। बाकी सब तो उपहार पाकर खुश हुए, बस अंजलि को ही उनका उपहार लाने वाला करते नागवार गुजरा। वह जेठानी का कैसा भी एहसान अपने ऊपर नहीं चाहती थी। वह तो किसी भी तरह का संबंध उनसे रखकर खुश नहीं थी। शिखा व सोनू की फरमाइश पर सब बाजार घूमने गए। वहाँ खाने पीने का अच्छा खासा खर्चा राकेश ने किया। मन ही मन खिन्नता महसूस कर रही अंजलि ने ही कुछ भी खाने से इनकार कर दिया। अंजलि की बेरुखी से अप्रभावित रहते हुए जेठानी का मैत्रीपूर्ण व्यवहार अपनी जगह कायम रहा। अगले दिन राकेश को अपने चेकअप के लिए सर गंगाराम अस्पताल जाना था। सुमन ने घर से निकलने से पहले सबको नाश्ता बनाकर खिला दिया। दोपहर के भोजन के लिए सब्जी तैयार कर दी और घर संभाल दिया था। अंजलि, तुम अभी पूरी तरह ठीक नहीं हो, मेरे पीछे आराम करना। मैं अस्पताल से लौटकर बचा हुआ काम निपटा दूंगी, सुमन ने कहा। उनकी यह पेशकश सुनकर अंजलि ऊपर से तो सहज नजर आती रही, पर मन ही मन जल भुन गई थी। अंजलि घर में अकेली रह गई थी। वह देर तक सुमन के व्यवहार में आए बदलाव के पीछे छिपे उनका कोई स्वार्थ ढूंढने को सोचती रही।
बहुत माथापच्ची करने के बाद भी जब वह किसी नतीजे पर न पहुंच सकी तो उसकी बेचैनी और बढ़ गई, क्योंकि वह सुमन के व्यक्तित्व का कोई भी गुण स्वीकार नहीं करना चाहती थी। राकेश का चेकअप पूरा होने में 3 दिन लगे। उच्च रक्तचाप के अलावा डॉक्टर उसके शरीर के किसी अन्य अंग में कोई रोग नहीं पकड़ पाए। उन्होंने दवाई लिख दी। वे महीने भर बाद फिर चेकअप कराने आने को कहा। राकेश और सुमन का गुरुवार की सुबह सहारनपुर लौटने का कार्यक्रम बना। राकेश के अंदर कोई गंभीर बीमारी नहीं पनप रही, इस बात की खुशी जेठानी सुमन को बहुत थी। इसी कारण उन्होंने सबको बाहर खाना खिलाने की दावत दे डाली। जिस होटल में जाने का कार्यक्रम बना वह बहुत महंगा होटल था। दीदी, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? आसपास के होटल में भी अच्छा खाना कम खर्चे में उपलब्ध हो जाएगा, अंजलि बोली। वह उसकी खुशी में शामिल होने से बचना चाहती थी। अंजलि, पैसा खर्च करके अगर मनुष्य अपनों के साथ कुछ घड़ियां हंसते मुस्कुराते गुजारने में सफल हो जाता है तो यह महंगा सौदा नहीं कहलाता। तुम्हारे परिवार से ज़्यादा हमारे निकट और कौन हो सकता है? आज मेरी खुशियों में अगर तुम भी दिल से शामिल हो जाओगी तो मैं तुम्हारी बहुत आभारी रहूंगी। यह कहते हुए सुमन की आंखों में आंसू झलक आए। अंजलि तैयार होने के लिए अपने शयन कक्ष में चली गई। सुमन की आंखों में आंसू देखकर अंजलि उलझन का शिकार हो गई थी। उन आंसुओं में बनावटीपन या नाटक की झलक अंजलि को नजर नहीं आई। जेठानी सुमन के दिल में ऐसा क्या छिपा है जो उनकी आंखों में आंसू ले आया? इस राज को हल कर पाने में अंजलि बहुत सोच विचार करने के बाद भी असफल रही। सुमन की आंखों में आए आंसू देखकर अंजलि को अपने अंदर कुछ परिवर्तन आया जरूर महसूस हुआ। सुमन की जो खराब छवि आज तक उसके दिलो दिमाग में बसी थी, उसमें कुछ सुधार लाने में वे आंसू सफल रहे थे। अगले दिन जेठ जेठानी सुमन ऑटो में बैठकर सहारनपुर जाने के लिए तैयार हुए तो ऑटो में बैठते हुए जेठानी सुमन ने अंजलि को गले लगाते हुए कहा कि मैं सहारनपुर से अपने मन में कुछ कहने की इच्छा लेकर आई थी, परंतु कह नहीं पाई। मैंने एक चिट्ठी में लिखकर ड्रेसिंग टेबल पर रख दी है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। अंजलि ने जेठ जेठानी को रवाना करने के बाद अंदर जा आकर चिट्ठी पढ़ी जिसमें साफ साफ लिखा था, अंजलि, मैं तुम्हारी दोषी। मैंने जानबूझकर घर में कलेश की स्थिति पैदा की जिसकी वजह से घर का बंटवारा हुआ, लेकिन मैंने सारा दोष तुम्हारे सिर पर डाल दिया। आज मुझे इस बात का एहसास है कि मैं कितना गलत थी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। चिट्ठी पढ़कर अंजलि के मन का मैल भी धुल गया। मनों की आपसी कड़वाहट मिट गई थी। गर्मी की छुट्टियों में अंजलि परिवार सहित सहारनपुर गई और छुट्टियों में दोनों परिवारों ने मिलकर खूब मौज मस्ती की। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इस कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी रही और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली यह भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।